वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में तीसरी दफा काबीना में बड़ी तब्दीलियों की। जनाब, आज भी ये देखने में आया कि बड़ी बड़ी वजारतों पे बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई। इन कलमदानों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हमारे तज्जियाकारों की राय लेंगे, क्या समझते हैं वो, कैसे देखते हैं इनको। तो जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट जो तब्दीली की गई है या रद्दोबदल की गई है वो वजारत दाखिला में है। शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला बना दिया गया है और बड़ा अहम टास्क उनको सौंपा गया है। आज मुलाकात भी हुई है वजीर आजम इमरान खान से, उसको डिस्कस करेंगे। इजाज शाह, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह, जिनके पास पहले दाखिला का कलमदान था, उनसे वापस लेके अब उनको वजीर इंसदादे मुनशियात लगाया गया है। वजीर रेलवे होंगे आजम सवाती और मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को अब वजीर का ओहदा मिल गया है। तो जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनको वजीर खजाना बना दिया गया है। साथ ही साथ ये फैसला भी किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही फैसल सुल्तान और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को भी मार्च में सेनेट के इंतखाबात में टिकट मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे कैसे वर्कआउट हो। सवाल हमारा बुनियादी कुछ यूं है कि विफाकी काबीना में ये जो तब्दीलियां हुई हैं मुस्बत हैं या मनफी हैं। मुस्बत या मनफी के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं महमद सरफराज साहिबा, बेनजीर शाह साहिबा, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करें। महमद, लेट्स स्टार्ट द डिबेट विद यू टुडे। क्या आपको लगता है जी शेख रशीद साहब, बड़ा देरीना उनका मुतालबा था कि दाखिला की वजारत मिलनी चाहिए, फाइनली मिल गई है, लेकिन टास्क उनके लिए बड़ा ही कठिन है। ऑपोजिशन, पीडीएम इत्तेहाद, इसका मुकाबला करना है, पास हो सकेंगे? देखिए अलीना, पहली चीज तो ये है कि ये जो आज तब्दीलियां हुई हैं, ये एक वजीर आजम साहब का अपनी ही पार्टी के ऊपर अदम एतमाद है। आप हफीज शेख साहब को देख लें, वो खैर पहले भी अच्छा। थे। फिर शेख रशीद साहब को उन्होंने एक इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दी, और ये वो शेख रशीद साहब है जिनके बारे में अभी पिछले हफ्ते एक पल्स कंसल्टेंट का सर्वे था जो जियो पे भी चला है, कि जिसके अंदर था कि 46% जो लोग हैं, रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि वो शेख रशीद साहब से खुश नहीं है रेलवे की मिनिस्ट्री के अंदर। 25% ने कहा कि वो सेटिस्फाइड है, 18 ने कहा कि वी आर नॉट श्योर, और 10% का कोई ओपिनियन नहीं था। तो जो एक अपनी मिनिस्ट्री यानी कि वजारत रेलवे में एक वो नहीं कारकर्दगी कर पा रहे थे, उनको आपने वजारत दाखिला दे दी है। इसका मतलब है कि आपको ये लगता है कि मेरी अपनी पार्टी के अंदर केपेबल लोग नहीं है, इसलिए जो पार्टी से बाहर के लोग हैं आप उन पर रिलाय कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये पार्टी के अपने लोग, ये उनका भी ये है मानना कि साइडलाइन, उनको मिनिस्ट्रियां साइडलाइन वाली दी गई हैं, और जो की मिनिस्ट्रीज हैं वो नॉन पीटीआई वालों को दी गई हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि अभी 2 दिन पहले तक वजीर आजम साहब जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। अब उन्होंने जो शेख रशीद साहब को वजारत दाखिला दी है, तो वो एक बात क्लियर कर दें कि ये क्या मैसेज है। क्या वो मुफाहमत करना चाहते हैं, क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या वो मुजाहिरा को करना चाहते हैं, यानी लड़ाई करना चाहते हैं? क्योंकि जो शेख रशीद साहब को लगाने का तो मैसेजिंग जो है ना, वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं जाएगी ऑपोजिशन को, पीडीएम को, कि उनको लगेगा कि एक जो हमारा दुश्मन है वो नून लीग हो, इवन आप पीपल्स पार्टी, दोनों के बारे में जिस किस्म के बयान, तो खास तौर पे नून लीग, क्योंकि वो थे भी एक जमाने में नून लीग में। तो ये फिर आप एक ऑपोजिशन के साथ भी आप एक इस तरह की वो स्टार्ट कर रहे हैं चीज, कि जो शायद आपके फेवर में ना आ जाए। तो मेरे ख्याल में कि ये चीजें जो है, इस वजह से ना वो पीटीआई के लिए जो है मैं इसको इतना मुस्बत कोई फैसले समझती हूँ कि अदम एतमाद मुझे लगता है, और दूसरी तरफ ये है कि ऑपोजिशन को भी जो मैसेजिंग जा रही है वो मुज़ाकरात की नहीं जा रही, वो कुछ और जा रही है कि शायद टाकरे ठीक है, की या वट जो भी, वो तो देखेंगे कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। तो मेरे ख्याल में कोई खास ठीक है। मुस्बत लेकिन नहीं। आपको अभी लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट शायद ये अच्छा पैगाम ना जाए जो दाखिली कशीदगी है उसको कम करने के लिए? भट्टी साहब की तरफ से सवाल लेके चलते हैं। भट्टी साहब, एक तो वो पुराना बयान वजीर आजम का याद आता है जो एक टॉक शो में बैठ के उन्होंने दिया था कि इसको तो मैं चपड़ासी भी ना लगाऊं, अब दाखिला का वजीर लगा दिए, चलें वो भी छोड़ दें। तो ये जो महमल ने पॉइंट उठाया है कि पीडीएम को मैसेज किया जाएगा, क्या लगता है आपको, मुस्बत होगा या मनफी होगा दाखिली कशीदगी पर? पहली बात है मैडम शेख के वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि शेख रशीद को मैं चपड़ासी भी ना लगाऊं, तो अब क्या आप, उन्होंने कोई चपड़ासी लगाया है, उसको वज़ीर बनाया है ना, तो वो अपने वादे पे कायम है। दूसरी बात ये है मैडम शेख के ये ज़हनों में रहे कि ये सारी तकर्रियाँ, सब तकर्रियाँ
मेरिट या परफॉर्मेंस पर नहीं हुई। सारी तब्दीलियां या तकर्रियां मेरिट या परफॉर्मेंस पे नहीं हुई। मेरिट या परफॉर्मेंस पर अगर ये सब कुछ होता तो शेख रशीद साहब भी फारिग होते, आजम सवाती साहब भी फारिग होते, हफीज शेख साहब भी फारिग होते, इजाज शाह साहब भी फारिग होते। इनके आपस में दफ्तर तब्दील ना होते। इस धुंध ज़दा इस्लामाबाद में बेचारों सारों को मुसीबत में डाल दिया कि जा तेरा दफ्तर आज ये नहीं है, फलां है, फलां है, फलां है। अच्छा, अब आ जाए जल्दी जल्दी से शेख रशीद साहब से आने से पहले हफीज शेख साहब इसलिए किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से वही काम करेंगे जो कर रहे थे। आजम सवाती साहब रेलवे का कख पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 5 GITs हैं, उन पर वो $1 मिलियन नोट कहानी मुबैना तौर पर, गरीब अफगानियों की गाय कहानी मुबैना तौर पर। और दुआ है कि जिस तरह गुलाम सरवर PIA के लिए साबित हुई, ये कहीं रेलवे के लिए साबित ना हो। इजाज शाह साहब लाए गए थे, इंटेलिजेंस एजेंसियों का तजर्बा, मुशर्रफ के साथी, फौजी बैकग्राउंड, इमरान खान और PTI की मुख्तलिफ मामलों में बड़ी मदद की इन्होंने। और मगर जब वजीर दाखिला बने, उम्र फैक्टर सामने आ गया, एज फैक्टर, और रिफ्लेक्सेस स्लो थे। सब सियासी पार्टियों से राबते में थे, ये राबते देखे गए और वो सारों को खुश करने के चक्कर में थे। और नवाज शरीफ साहब का वो बयान कि पता नहीं नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा भी वजीर आजम होते अगर ये ना होता। DPO को शटअप कॉल, बिलोर खानदान के हवाले से मुतनाज़े बयान और परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो। इस पर उन्हें वो काफी अरसे से, और अच्छा मजे की बात, वो काफी अरसे से बेख्तियार वजीर दाखिला थे, उनके पास इख्तियार कोई नहीं था। वो वजीर दाखिला जरूर थे मगर इख्तियार कोई और इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, शुक्र है उनको एक माड़ी चंगी वजारत उनके हवाले कर दी गई, बेरोजगार नहीं हुए। शेख रशीद साहब, अच्छा शेख रशीद साहब से आने से पहले आखिरी बात मैडम शेख, वजीर दाखिला परवेज खटक से भी वादा था कि उन्हें वजीर दाखिला बनाया जाएगा। शहरियार अफरीदी से भी वादा था कि उन्हें वजीर दाखिला बनाया जाएगा। फवाद चौधरी साहब को भी सुना जा रहा था कि वजीर दाखिला बनाया जा रहा है। लेकिन शेख रशीद साहब से भी वादा किया गया था कि उन्हें वजीर दाखिला बनाया गया था। बनाया क्यों गया शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला? अब अपोजिशन के हवाले से इनकी हिकमत अमली, रोज इमरान खान साहब को मशवरे, ये करें वो करें, सियासी मकैनिक हैं, जबान कमाल की है, सियासी ड्रामों में अपोजिशन से पूरी डाल के रखेंगे। जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च पर सख्ती होगी। और जब मैं एजाज शाह की कारकर्दगी देखता हूं, जब मैं हुकूमती कारकर्दगी देखता हूं, तो मुझे शेख रशीद साहब की और ये कारकर्दगियां मुस्बत नजर आती हैं। आपको जनरली मनफी लगती है, ठीक है जी। अच्छा, मुस्बत नजर आती है, ये सरकास्टिकली आप कह रहे हैं या फिर वाकई में? दोनों जाने दें मैडम शेख, जाने दें, जैसे भी है जाने दें आज। अच्छा ठीक है जी। जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो एक दान दिया गया है विफाकी वजीर का डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को, उससे मुतल्लिक और जो दीगर मुआविनीन खुसूसी हैं उनसे मुतल्लिक आगे क्या हो सकता है, मजहर अब्बास साहब के पास कुछ इंसाइट है, जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। विफाकी काबीना में रद्दोबदल को हम डिस्कस कर रहे हैं। और मजहर अब्बास साहब, इससे पहले जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा, अब्दुल हफीज शेख को तो अकोमोडेट कर दिया गया है आर्टिकल 91 के तहत। अब जो बाकी दो मुआविनीन खुसूसी हैं, मुशीरान हैं, उनसे मुतल्लिक क्या होने जा रहा है आगे, क्या समझते हैं, क्या वजीर आजम के लिए एक चैलेंज हो सकता है? और थोड़ा कानूनन भी हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, देखिए कानूनन तो बहुत क्लियर बात है। शौकत अजीज जो है वो इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन उनको वजीर आजम बना दिया गया। 3 महीने का पीरियड होता है उसमें कि 3 महीने के अंदर अंदर इनको इलेक्शन लड़के जो है वो असेंबली में आना होता है, चाहे वो कौमी असेंबली हो या सेनेट हो। दूसरी बात ये कि देखिए, अब शेख रशीद की अभी बात की, 15वीं मिनिस्ट्री है, इसमें ज़रा 15वीं जितनी पिछली 14 मिनिस्ट्रीज हैं उनमें इनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना चाहिए था, तो अंदाज़ा हो जाता कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इनको लाने का एक मैसेज है और वो है तसादुम और अपोजिशन के साथ बराह रास्त टकराव। और 15वीं जिन साहब के पास 15-14 वजारतें रही हों, 15वीं वजारत हो, तो लगता है कि ये वजारतों की अक़वाम मुत्तहिदा हैं। और क्योंकि इतनी वजारतें इन्होंने वो सर्व की हैं और अब वज़ीर दाखिला के तौर पे आए हैं। लेकिन रेलवे के हादसात तो हमने देखे
जो वजारत दाखिला के पास रिपोर्ट्स आती हैं वो हादसे जो है वो शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको देखना पड़ेगा कि वो एज ए मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं या एज इमरान खान पॉलिटिकल एडवाइज़र, क्योंकि वो बहरहाल सियासत पर ज़्यादा बोलते हैं, वजारत पे कम बोलते हैं, चाहे वो रेलवे की वजारत हो। वज़ीर इत्तलात के तौर पे उनकी परफॉर्मेंस यकीनन बेहतर रही, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम देखें तो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस। और जिस तरह ये वाक़यात क्लिप्स वगैरह की आपने बात की, ये गालबन 2013 की बात है। आरिफ अलवी साहब एक प्रोग्राम से निकल कर आए, उस वक्त मैं उस चैनल में काम करता था, तो उन्होंने बड़े गुस्से का उस वक्त इजहार किया था जब इमरान खान शेख रशीद के जलसे में चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल कमेटी ने यह तय किया था कि शेख रशीद के जलसे में नहीं जाएंगे खान साहब। उस वक्त शेख रशीद से उनके इख्तलाफात चल रहे थे शदीद, लेकिन खान साहब चले गए और बाद में आके उन्होंने उसकी वजाहत कर दी। तो बहरहाल ये तो खैर पॉलिटिक्स में होता रहता है, लेकिन ये जो तब्दीली है, या तो कि मिनिस्ट्री या रेलवे की मिनिस्ट्री में या कोई दूसरी मिनिस्ट्रीज में कोई परफॉर्मेंस अच्छी ना दे रहा हो तो आप उसको उसमें लेकर आते हैं, वरना ये जो रीशफल है इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होगी। अब जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि आदम सवाती साहब से रेलवे में क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, यानी एक कंटिन्यूटी होती है। शेख रशीद साहब जैसे भी थे, हफीज़ शेख जैसे भी थे, दूसरे जैसे भी थे, लेकिन आप जब मिनिस्ट्रीज़ को चले, हफीज़ शेख साहब की मिनिस्ट्री तो नहीं तब्दील हुई एज सच, उनकी पोर्टफोलियो तो उस तरह तब्दील नहीं हुआ, लेकिन इससे फिर लगता यह है कि हम एक काम को अधूरा छोड़ देते हैं, और अगर उस काम में किसी की परफॉर्मेंस ख़राब हो तो फिर या तो उसे फारिग करें या फिर आप किसी दूसरे को लेकर आएँ। यहाँ इस तरह की ये जो होती है, उधर से उठा के उधर रख दिया, उधर से उठा के उधर रख दिया, तो इससे बज़ाहिर, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जो तब्दीली है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हुई है, एक पॉलिटिकल ख़ास सियासी एटमॉस्फेयर में हुई है, और उसमें नज़र यही आता है कि गवर्नमेंट जो है वो सख्ती करने जा रही है। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं मज़हर अब्बास साहब, इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। बेनज़ीर शाह साहब, आपका क्या ख्याल है? वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी टीम के ऊपर बड़ा इत्मीनान करते हैं और बड़ा बोस्ट भी करते हैं उस चीज़ को, तो ये अब जो तब्दीली हुई है इस टाइमिंग के ऊपर इसको किस तरह देखती हैं? और ख़ास तौर पे जो अभी हम सेनेट की बात कर रहे थे, तो मार्च में सेनेट की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होने वाली है, उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से अलीना, ऐसे मज़हर साहब कह रहे थे पिछले 2 साल में 4 दफ़ा तो इस तरह काबीना में रद्दोबदल हो चुका है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? कोई एक मिनिस्ट्री आप मुझे बता दें जो अब सही चल रही है रद्दोबदल के बाद। असद उमर साहब को हटा के हफीज़ शेख साहब को ले आए तो कौन सी को मीशत ठीक हो गई, खुसरो बख्तियार साहब से फूड मिनिस्ट्री ले ली तो कौन से को हालात ठीक हो गए। दूसरी बात, जैसे इस पैनल पे बाकी पैनलिस्ट ने भी की है कि किस बुनियाद पे आप ये तब्दीलियाँ कर रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है तो आप उनको उठा के बाहर करें, अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो फिर उनके पास मिनिस्ट्री रहने दें। अब आज़म स्वाति साहब को ले लें, उनको 8 महीने पहले आपने नारकोटिक्स कंट्रोल दी थी कि मिनिस्ट्री दी थी, 8 महीने बाद अभी वो सेटल भी नहीं हुए होंगे, आपने उनसे मिनिस्ट्री लेके उनको दूसरी मिनिस्ट्री दी थी। तो किस बेसिस पे आप ये रद्दोबदल कर रहे हैं? अब मुझे तो इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि गुलाम सरवर साहब के पास अभी तक मिनिस्ट्री क्यों है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, या नदीम बाबर साहब जो है वो पेट्रोलियम अभी तक क्यों देख रहे हैं शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम्स के बाद। हम ना अलीना बचपन में वो एक गेम खेलते थे म्यूज़िकल चेयर्स, उसमें अगर आपको चेयर नहीं मिलती या कुर्सी नहीं मिलती तो आप गेम से बाहर हो जाते थे। इस हुकूमत में तो ऐसे लगता है कि वो म्यूज़िकल चेयर्स खेल रहे हैं लेकिन हुकूमत से बाहर कोई नहीं जाता, वही लोग दोबारा से उनको मिनिस्ट्रियाँ मिल जाती हैं। तो आप उनको बार बार क्यों मौका देते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं है? तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे आप ये रद्दोबदल करें, तो हम इसका कैसे जवाब दे सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री किसके लिए ठीक है। जहाँ तक शेख रशीद साहब की बात है, मेरे ख्याल से उनको वैसे भी अपनी कोई ख़ास मिनिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट था नहीं। वो जब बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो वो दूसरों की मिनिस्ट्रियों के बारे में ज़्यादा बात करते थे, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कम करते थे। तो खैर देख लेते हैं वो किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होती है। तो फिर उनको सही जगह पे ला के बिठा दिया गया, देखना पड़ेगा। कैसे वैसे प्रिडिक्ट क्या कर रही हैं? जैसे सबने कहा कि सबको ज़्यादा अक्सरियत को यही लगता है कि तसादुम इससे हो सकता है, तो आपको क्या लगता है ये जो दाखिली कशीदगी कम होगी या फिर मज़ीद
हालात बिगड़ेंगे? लगता तो ये है अलीना, क्योंकि लगता है मैसेज जो है वो ज़्यादातर नून लीग के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, क्योंकि शेख रशीद साहब की उनके साथ एक हिस्ट्री भी है बड़ी पुरानी। तो हो सकता है उनको मैसेज भेजा जा रहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग एक पहलू है कि हो सकता है कि डायलॉग का कोई मैसेज भेजा जा रहा हो। आज बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है जी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहिबा की, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। 13 जा रहा है, उसके ऊपर तज्जियाकारों की राय जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, इतवार को 13 दिसंबर है और पीडीएम का आखिरी जलसा होना है मीनारे पाकिस्तान में। प्लान तो यही है, लेकिन हुकूमत ने इसके लिए इजाज़त नहीं दी है बाज़ाब्ता तौर पर। लेकिन पीडीएम एज ऑलवेज यही कहती है कि जी हमें तो इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है, एहतजाजी तहरीक के लिए इजाज़त की भी ज़रूरत होती है क्या? इसके साथ साथ हुकूमत कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ कारकुनान बन के सीनियर लीडरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है, और हाल में अभी हमने देखा DJ भट्ट को गिरफ्तार किया गया। अब कल जहां पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने जिस रेस्टोरेंट के ऊपर बैठकर कड़ाही खाई, बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी है। जनाब, इसके साथ साथ ये देख रहे हैं हम कि दोनों तरफ से आ तो रहा है ये बात, रिफ्ट आ रही है कि जी एक जानिब से कहते हैं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, दूसरी जानिब कहते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें हुकूमत से निजात चाहिए। ये वाली जो बात है कि इजाज़त नहीं दी जा रही, पहले वज़ीर आज़म कहते थे कि हम कोई रुकावटें खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन अब इजाज़त भी नहीं दी जा रही, तो इसके ऊपर क्या तज्जियाकार राय रखते हैं? क्या ये अच्छी हिकमत अमली है या इसके कोई मनफी नताइज भी हो सकते हैं? यही जानेंगे। क्या ये फैसला दुरुस्त है कि इजाज़त नहीं दी मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनज़ीर, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी ये सवाल, क्या ख्याल है आपका? जिस तरह से पहले भी आप लोगों ने इजहार ख्याल किया कि शायद इससे तसादुम ज़्यादा हो सकता है, क्या आप उसी पे कायम है? और दूसरी बात ये भी मुझे बताइएगा, कहा जा रहा है कि वो जो पहले जिसको कहा इशू बनाया जा रहा था कि मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया, वो ऐसा कुछ नहीं है, उससे मुताल्लिक क्या अपडेट है? पहले तो अलीना, मुझे लगता है कि PTI की हुकूमत की जो भट्ट बिरादरी है उनसे तो कोई पुरानी कोई दुश्मनी है शायद, क्योंकि पहले वो DJ भट्ट के पीछे पड़ गए, अब वो भट्ट कढ़ाई के पीछे पड़ गए। अच्छा, अभी 2 दिन पहले लाहौर में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ जिसमें बरारुल हक साहब थे, जिसमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब थे, उसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी बड़ी वायरल हुई। दूर दूर तक किसी ने कोई SOP नहीं फॉलो किया हुआ था, कोई अमल नहीं हुआ था, ना किसी ने मास्क पहना हुआ था, ना वहाँ पे FIR हुई, ना उनके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डिनेंस के तहत कोई एक्शन लिया गया। देखिए, मेरी आज एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर हैं पंजाब पुलिस में, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे भी पूछा राजा बशारत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि इजाज़त मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा देखें, अभी तक हमें तो नहीं कहा गया कि कोई इजाज़त दी जा रही है, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अगर इजाज़त देनी होती तो अभी तक हम एक तो सिक्योरिटी प्लान बनाते और दूसरा हम ट्रैफिक प्लान बनाते हैं। किसी भी जलसे से पहले ये 2 चीज़ें हम करते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तक तो हमें नहीं कहा गया, ना हमारे साथ कोई मीटिंग की गई है, तो अभी तक यही है कि इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो देखिए, इससे हालात ख़राब ही होंगे। पहले भी मैंने एक दफ़ा कहा था कि क्योंकि PTI हुकूमत में है, पहला कदम उनको लेना पड़ेगा। आपने इतना टॉक्सिक किस्म का माहौल बना दिया है, जहाँ पे पिछले हफ्ते तक यही ऑपोजिशन जो थी वो गद्दार थी और वो मुल्क की दुश्मन थी। अब इस हफ्ते आप पूछ रहे हैं कि वो जो गद्दार थे और जो मुल्क के दुश्मन थे वो हमारे साथ बैठ के पता नहीं बात क्यों नहीं कर रहे। तो ये पहला कदम हुकूमत को लेना पड़ेगा अगर इस मसले को हल करना है, वरना ये है कि PDM भी पीछे नहीं हटेगी। उनका आखिरी जलसा है, लेना पड़ेगा, ये आगे जरा लेके जाते हैं। लेकिन हाँ, बेनज़ीर इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। भट्टी साहब, वज़ीर आज़म तो कह चुके थे एक इंटरव्यू में, खास तौर पे उन्होंने कहा कि हम कोई रुकावटें नहीं खड़ी करेंगे, जो करना चाहते हैं कर लें। देखिए मैडम शेख, वज़ीर आज़म साहब ने जब हम मिले थे, ये जो परसों तरसों मुलाकात हुई थी, उसमें भी कहा था कि मैं किसी को, हमने इजाज़त नहीं दी मगर किसी को रोकेंगे नहीं, हमने इजाज़त नहीं दी मगर किसी को रोकेंगे नहीं। अब पता नहीं इसमें क्या पोजीशन वो लेते हैं, क्या है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब ने कल अपील भी की है कि खुदा के लिए 1-2 महीने रुक जाएं, ये ना जलसे करें। अगर हुकूमत की इतनी रिट है और हुकूमत में इतना दम है, और अगर हुकूमत ने ये सिर्फ कन्फ्यूजन फैलाने के लिए कि इजाज़त दी है नहीं दी है, ताकि लोगों को पता चले पाबंदी है नहीं पाबंदी है, और आखिरी वक्त पे कहें कि जलसा कर लें, अगर हुकूमत ने का इरादा है वाकई रोकने का,
तो ये बहुत अच्छा फैसला है। इन पर ये जो बाहर निकल रहे हैं ABCD जो बिला इम्तियाज उन पर मुकदमे कायम होने चाहिए। ठीक है, मजहर अब्बास साहब की तरफ ये लेके चलते हैं सवाल। मजहर अब्बास साहब, वजीर आजम कहते हैं इजाजत नहीं दी लेकिन रोकेंगे भी नहीं, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कंफ्यूजन, देखिए ये होता है कंफ्यूजन गवर्नमेंट का। अगर आप फर्ज करें आपने ये फैसला किया कि नहीं करना जलसा, नहीं जुलूस की जलसे की इजाज़त देनी और हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, तो उसके पुराने तरीक़े मौजूद हैं आप, लेकिन वो तरीक़े अडॉप्ट नहीं किए जा रहे। कोरोना की आड़ में सियासत की जा रही है। ये कोरोना की प्रिवेंशन के मेजर्स नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स होते तो इस वक्त गली कूचों में रैलीज नहीं हो रही होती। इसका मतलब है कि आप उसकी आड़ में सियासत कर रहे हैं और यही गवर्नमेंट कंफ्यूज भी नजर आती है, इंटेंशन भी खराब नजर आती हैं, सख्ती भी कर रहे हैं, जलसे की इजाजत भी नहीं दे रहे, जलसे को रोकेंगे भी नहीं रोक रहे। जो जब गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डीजे भट्ट जैसे कहो जिसका 13 दिसंबर के उससे कोई ताल्लुक नहीं था, उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया, वो बेचारा वजाहत के लिए कोरोना पे सियासत एक साइड से हो रही है, दोनों साइड से हो रही है। देखिए वो तो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि पीडीएम को नहीं करने चाहिए थे जलसे। वो तो हम बात शुरू से कर रहे हैं कि पीडीएम का ये जो फैसला है ये गलत है, इस तहरीक को एबेंडन कर देना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट उसकी आड़ में जो कुछ कर रही है वो कोरोना को रोकने के लिए नहीं कर रही, वो पीडीएम को रोकने के लिए कर रही है। क्योंकि कोरोना जिस तरह अभी बेनजीर कह रही थी, कोरोना के सिलसिले में अगर इक़दाम आपने करने होते तो उसके ये तरीके कार नहीं होते हैं, उसके ये तरीके नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आप सप्रेस कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आप कोरोना को रोकने की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है जी, ठीक है। महमल, देखिए अलीना, पहली बात तो यह है कि हुकूमत इजाजत दे नहीं सकती अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि देखिए एनसीओसी वगैरह का जो फैसले आए थे कोरोना के ऊपर, तो उसके अगर उसकी नज़र में देखा जाए तो वो वैसे तो दे ही नहीं सकते। मसला ये है कि देखिए ये जो सब कुछ हो रहा है ना, आज फवाद चौधरी साहब ने एक निजी टीवी चैनल को बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया। उन्होंने उसमें ये कहा, उन्होंने अपनी हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि मुज़ाकरात का आप ऑप्शन रखें ताकि तलखियाँ कम हो और अपोजिशन को एक वे आउट दिया जाए, दीवार से नहीं लगाया जाए, क्योंकि वरना लॉन्ग मार्च हुई तो एनआरकी की तरफ ये मुल्क जाएगा और लाठी और गोलियों से नहीं चल सकता ये सब कुछ। तो ये जो उन्होंने बात किया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि न्यूट्रल लोग सामने लाएं, उनसे बात करें। और देखिए ये इसीलिए अलीना ये जो हुकूमत इस तरह करी है जैसे डीजे बड़ी मुस्बत तजवीज महमल, लेकिन इसका एक रुख ये भी है, एक तो आपका मौकिफ था वजीर दाखिला के ऊपर, एक बेनजीर ने अभी पेश किया है, वो कहते हैं हो सकता है मुज़ाकरात भी करवा दें शेख रशीद साहब। क्या ये मुमकिन लगता है आपको? नहीं, देखिए शेख रशीद साहब की जगह फिर किसी और को करते ना, क्योंकि वो न्यूट्रल लोगों में से नहीं है। जो फवाद चौधरी साहब ने बात की ना कि न्यूट्रल लोगों को सामने लाए जिनकी को बनती भी हो। शेख रशीद साहब की ऑपोजिशन के बारे में जिस किस्म के बयान आते हैं और उनके ताल्लुकात भी को खास अच्छे नहीं है। अब दूसरी चीज ये कि देखिए पीडीएम, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं जब से ये कोरोना की सेकेंड वेव आई है कि इनको जल्द से मंसूख करने चाहिए, पोस्टपोन करने चाहिए, लेकिन वो तो करेंगे, वो तो नहीं रुकेंगे। उनको तो इस वक्त कोरोना के एसओपी की कोई फिक्र नहीं है। नून का गढ़ है लाहौर, यहाँ पर वो ट्रकों में बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर वो मुल्तान का ट्रेलर देख लिया था, उसके बाद आप लाहौर में भी देखेंगे, रुकेंगे नहीं। तो ये पता नहीं किस तरफ जा रहा है, ये सही नहीं है। जो हुकूमत और ऑपोजिशन को मेरे ख्याल में मिल के बैठ के इस पे मुज़ाकरात करने ही चाहिए। ठीक है जी, हमारे पैनल की अक्सरियत की कि नहीं जी फैसला दुरुस्त नहीं है। महमल खासतौर पे पॉइंट आउट करती हैं कि इजाज़त तो दे ही नहीं सकती थी हुकूमत इन्फेक्शस डिजीज़ एक्ट के तहत, या फिर जो कोरोना की सूरत हाल चल रही है गिवन बढ़ते केसेस। तो जनाब यहाँ पर लेंगे आपसे इजाज़त, कल आपसे मुलाकात होगी नए सवालों के साथ।